बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, एक 3 दिन के वक्फे से मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। उसकी वजूहात कुछ निजी मसरूफियात भी हो सकती है और कुछ पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे जिधर मैं रह रहा हूँ इधर दरअसल बिजली का ज़रा सा डाउनफॉल था, जो कि कोई हुकूमती नाअहली नहीं बल्कि वो एक ट्रांसफार्मर के ब्रस्ट होने की वजह से। बहरहाल ये ज़िंदगी के हिस्से हैं और ज़िंदगी के अंदर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, गद्दारों को और जो मुमलिकत के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, इन लोगों के लिए बहुत आसानी है। ख़ास तौर पे मुमलिकत फ़सादात जो पाकिस्तान है, इसके अंदर बहुत आसानी है। यानी कि जावेद लतीफ़ जैसे बग़ैरत इंसान को, जिसने सरेआम कहा, टीवी के ऊपर कहा, मीडिया के ऊपर कहा कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, उसको अदालत ने ज़मानत दे दी और ज़मानत के ऊपर फूल निछावर किए जा रहे हैं। और वो जो उनकी राजकुमारी है वो जनाब उसको कह रही है कि सख्त वक्त आता है, और मतलब इस तरह के उन्होंने वो पेश किए कि जैसे इनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है और ये जो है बिल्कुल सही लोग हैं, लेकिन इनके ऊपर अदालती इदारे, रियासत, ये और जो लोग हैं, जो भी मुहब्बे वतन है, वो इन पर जुल्म कर रहे हैं। 30 से 35 साल हो गए इन लोगों को मुल्क को खाते हुए, और किस तरीके से खाया है वो इस तरीके से खाया है कि अभी तक, जिसे कहते हैं कि तमाम चीज़ें होने के बावजूद जो हमारी अदालतें हैं वो इनको रिलीफ दे देती हैं। इसी के अंदर एक बयान आया है जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस कासिम अली खान साहब का, कि मेरी बच्चों को जान का ख़तरा है। तो जान का ख़तरा इनको किस लिए और किससे? पुलिस से। उस पुलिस से है कि जो इनके सामने किसी मुजरिम को पेश करती है और ये उसको रिलीफ दे देते हैं, उसको ज़मानत दे देते हैं, उसको रिहा कर देते हैं। ख़तरा उन लोगों से। तो इस बंदे को बंदा क्या बोले कि या तो ऐसे काम ना करो जिसके अंदर जान को ख़तरा हो, और अगर जान को ख़तरा हो तो ऐसे काम ना करो। तो जान को ख़तरा इनकी कोई नहीं है, क्योंकि अदालत के अंदर आपने खुद ही देख लिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ क्या होता है। उसको रिलीफ दे दिया जाता है, भाभी के आंसू नहीं देखे जाते किसी जज से। इसी तरीके से ये जो होंगे, इनकी जान वान को कोई ख़तरा नहीं है। इन्हीं का भाई बंदा जो होगा वो बैठा हुआ होगा, इन्हीं के जो लेपालक होंगे वकला, वो इनका बारे में जनाब इनको अभी वो करे दिफा करेंगे, और इनको भी जनाब बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी जाएगी और ये दे दी जाएगी और ये ले लेंगे। जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी ले गया था, अपने बेटे को बचाता है और ले जाता है, सब कुछ ले जाए। यानी कि पाकिस्तान के अंदर से वो कुछ ले गया कि रिटायरमेंट के बाद भी अय्याशी कर रहा है और अभी लंदन की सड़कों के ऊपर मारा मारा घूमता है। तो बात यह है कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बात करें, जो लोग इदारों के ख़िलाफ़ बात करें, उन लोगों के लिए बेइंतहा आसानियाँ हैं। और आसानियाँ कौन देता है? हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया। तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अयाज सादिक जैसे भी पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं, जावेद लतीफ़ भी घूम रहा है, क्या कहते हैं, अल्ताफ़ हुसैन जैसा लंदन में बैठ के बकवास करता रहता था, नवाज़ शरीफ जो है उसी के बयानियों को लेके आगे चल रहा है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि नवाज़ शरीफ की एक तकरीर मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर वायरल की है। उसके अंदर मौसूफ़ फरमाते हैं कि मैं अमेरिका जब गया तो मैंने पाकिस्तान को कारगिल की जंग के अंदर बहुत बड़ा पाकिस्तान को मैंने बचा लिया। जबकि जो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा थे अमरीकी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या भांडा फोड़ा? उन्होंने भांडा ये फोड़ा कि जो शहज़ादा अब्दुल्ला था सऊदी अरब का, और शहज़ादा बंदर था, शहज़ादा बंदर ने बाकायदा नवाज़ शरीफ को ये मैसेज दिया कि आप अगर अमेरिका के दौरे पे जाना चाहते हैं तो उनकी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि आप कोई शर्त लेकर नहीं जाएं। यानी कि शर्त यह है कि आपकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, और सबसे पहले कारगिल से फ़ौजें विड्रा कराएं। ये वही शख्स है नवाज़ शरीफ जो कारगिल से फ़ौजें विड्रा कराता है, और उसके बाद सैकड़ों पाकिस्तानी फ़ौजियों का जानी नुकसान होता है, जो शहीद होते हैं, इस मुल्क की, इस कौम की सालमियत पे कुर्बान हो जाते हैं। कारगिल का क्या है? कारगिल की एक हकीकत यह है कि कारगिल सन 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान उसके ऊपर काबिज़ था, लेकिन
जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब बहुत बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि मैं 70,000 पाकिस्तानी जंगी कैदियों को अब भारत से आज़ाद करा कर लाया था, तो उस वक़्त ये कारगिल जो था ये इंडिया को दे दिया, ये हमारा हिस्सा था। और उस वक़्त जो परवेज़ मुशर्रफ होते हैं वो मेजर होते हैं या कर्नल होते हैं, तो वो जो होते हैं इस चीज़ को देखने के बाद और क्योंकि वो कारगिल की कमांड कर रहे होते हैं, तो वो उन्होंने एक अहद करते हैं कि मैं ये इलाका अपने दुश्मन से लेकर दिखाऊंगा, और उस शख्स ने लेकर भी दिखाया। कतई नज़र यहाँ पे कोई सियासी बात नहीं कर रहा है, मैं फौजी बात नहीं कर रहा, मकसद एक बात कर रहा हूँ कि जब वो आर्मी चीफ बनता है और वो आर्मी चीफ बनने के बाद जनाब बाकायदा नवाज़ शरीफ से पूछता है कि जनाब इस हिस्से के ऊपर हम इस तरीके से कब्ज़ा कर सकते हैं, और ये वहाँ पे जाके बाकायदा इजाज़त देता है, और उसके बाद ये जो गोगलू मियाँ होते हैं ये फिर जाते हैं, और यही वाली कहानी है। 2 से 3 दिन पहले एक बंदे के साथ, एक शख्स के साथ ऐसी बात हो रही थी यही बिजली के मौजू के ऊपर, तो उसने कहा जनाब नवाज़ शरीफ ने एटम बम बनाया, नवाज़ शरीफ ने एटम बम बनाया। जिसको आलू कीमा खाने के अलावा कुछ आता नहीं, वो एटम बम क्या बनाता है? जिसको फज्जे के सिरी पायस खाने तो आते हैं, बनाने वो भी नहीं आते, तो वो एटम बम क्या बनाएगा? तो एटम बम की जो हकीकत है वो मैं अपनी एक वीडियो के अंदर आपको बयान कर चुका हूँ कि ये डॉक्टर समरमंद ने बनाया था, और इनको तो पता भी नहीं था, ये तो वज़ीर आज़म होते थे लेकिन इनको पता ही नहीं था कि ये चीज़ बन के कैप भी हो चुकी है। 1988 के अंदर पाकिस्तान एटम बम जो था वो बना चुका था, और बनाने के बाद कैप कर चुका था। कैप का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये ग़ुलाम इसाक खान जो सदर मुमलिकत थे, उन्होंने बाकायदा रेड लाइन अबूर करने की इजाज़त दी थी एटॉमिक एनर्जी को कि आप ये बना के रख लें। तो नवाज़ शरीफ साहब तो ऐलान भी नहीं करना चाहते थे, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड ये शहबाज शरीफ की बात मौजूद है कि अगर अमेरिका कोई हमें अच्छा पैकेज दे तो हम एटम बम के धमाके से विड्रॉ हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने बाकायदा नवाज़ शरीफ को कहा कि जनाब आप एटमी धमाका करें और हर हालत में करें, ये मुल्क और कौम की सालमियत का वो है। और उसके अंदर उस वक्त मैं फिर यहाँ पे एक बात कहूँगा, मुशाहिद हुसैन सैयद और शेख रशीद और ये जो हैं जो इस टाइम असम्बली के स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, चौधरी परवेज़ इलाही, ये जो थे ये अकड़ गए थे और इन्होंने एटमी धमाका करवाया। ये 3 अशखास में ऑन द रिकॉर्ड इनका नाम ले रहा हूँ माजरत के साथ कि इन्होंने हुकूमत के आड़े आ गए थे, हालांकि ये हुकूमत में थे, और इन्होंने कहा कि हर हालत में हम नहीं करेंगे। और उधर नवाज़ शरीफ को घुटने टेकने पड़े कि जनाब ये 3 जो तकड़े वज़रा हैं ये भी इनके हक़ में हैं। और जो चौधरी निसार थे वो तो आपको पता है हमेशा 2 कश्तियों के अंदर पैर रखता है, वो अपने आप को शो ये करता है कि मैं आर्मी का बंदा हूँ, हालांकि ना जो उसने अपना इंतखाबी निशान जीप रखा था, ना जीप का ड्राइवर आर्मी का था, और ना जीप जो थी वो आर्मी की थी। वो जो थी एक 3rd क्लास जीप थी जो अपनी मियाद पूरी कर चुकी थी, जो कबाड़ में खड़ी हुई थी, तो वो उसने अपना इंतखाबी निशान बनाया था, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं। तो व्यूअर्स बातें यहाँ पे आज मैंने इसी मौजू के ऊपर ज़रा बात करना शुरू की। बजट की आमद है, और जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँगा तो हो सकता है कि उस वक्त तक बजट की तमाम चीज़ें अनाउंस हो चुकी हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो सरकारी या गैर सरकारी इदारे हैं, जो सेमी गवर्नमेंट के इदारे हैं, यानी कि जो सरकारी मुलाजमीन कहलाते हैं, इनके जो मुलाजमीन होते हैं सरकारी मुलाजमीन कहलाते हैं, उनको मेरा ख्याल है 15 से 20% तनख्वाह में, बुनियादी तनख्वाह के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। पेंशनरों के भी है कि पेंशन के अंदर कितना इजाफ़ा करते हैं, वो भी तकरीबन 15% के करीब जो उम्मीद की जा सकती है, जो अदाद व शुमार पेश किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से उनके मुताबिक। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि इस बजट के अंदर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बल्कि हर चीज़ को रिव्यू किया जाएगा, और जो टैक्स कलेक्शन है उसको किसी और तरीके से बेहतरीन किया जाएगा। इसके अंदर FBR की इजारादारी ख़त्म करके डायरेक्ट अगर कोई बंदा जो होगा वो टैक्स के अदाद व शुमार के अंदर हेर फेर करेगा अपने, तो वो उसको डायरेक्ट पुलिस गिरफ़्तार और FIA गिरफ़्तार कर सकती है। FBR की जो तलवार थी वो उन पे से ख़त्म कर दी जाएगी। तो व्यूअर्स यही बात थी, और यही कुछ इस तरह की चीज़ें अगर हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा तबका है ये अगर टैक्स सही तरीके से देना शुरू कर दे, और जो हमारी FBR है उसके अंदर जो काली भेड़ें हैं वो खुर्द बुर्द के बजाय, खापे टापे के बजाय अगर जायज़ तरीके से और जायज़ टैक्स वसूल करना शुरू कर दें, तो
कोई हाँ वो नहीं है कि जो इकबाल ने कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है, लेकिन मसला ये है कि जो इस मिट्टी को जो काश्तकार आज तक मिलते रहे वो ऐसे मिलते रहेंगे कि वो जो थे ना वो अपने लिए गंदम या फसल उगाते थे और अपने घर ही ले जाते थे, आवाम को उनके सम्राट नहीं मिलते थे। बेशबहा कर्ज़ों का बोझ इस कौम के ऊपर है, मकरूज़ मुल्क है, तरक्की की शरह हमारी आपको पता है कि क्या है, ऊपर से आए दिन जो होता है कोई ना कोई हादसा हो जाता है, कभी हवाई हादसा हो जाता है क्योंकि वो जो असम्बली के अंदर मुशाहिदुल्लाह नाम का एक शख्स था जो फोत हो चुका है, तो उसने अपना पूरा का पूरा नाअहल ख़ानदान जो था वो PIA के अंदर भर्ती करा दिया। कोई पायलट की सूरत, यानी जो भी पोस्ट होती थी वो उनके घर की पोस्ट होती थी, वो अपने घर के अंदर ही वो पोस्टें जो थी तकसीम कर दी जाती थी। तो PIA के हादसे भी हुए। अब ये रिसेंटली आज से कोई 3 दिन पहले एक रेल का हादसा हुआ जिसके अंदर तकरीबन काफ़ी कीमती जानें जो थी वो ज़ाया हुई। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के पाकिस्तान यानी बरे सग़ीर के ऊपर अंग्रेज़ ने तकरीबन 80 साल हुकूमत की और 80 साल के अंदर वो इस मुल्क को, इस ख़जाने को, हिंदुस्तान के ख़जाने को लूटता रहा, लेकिन उसने एक रेलवे लाइन बिछाई और जो रेलवे लाइन बिछाई तो बरतानिया जैसे मुल्क के ख़जाने खाली हो गए थे और वो रेलवे लाइन बिछा के चले गए। उस रेलवे लाइन को आज तक पाकिस्तान और इंडिया चला रहे हैं। इंडिया ने फिर भी उसके अंदर कोई तरक्की की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितनी वो रेलवे लाइन डाल कर गया था अंग्रेज़, वो रेलवे लाइन उससे तकरीबन 25% कम हो गई है। यानी कि अंग्रेज़ उन जगहों पे भी रेलवे चला कर गया था कि जो पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे काबिल वज़राए रेलवे रहे हैं, जिनके अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक, ग़ुलाम अहमद बलोर, शेख रशीद के भी नाम शामिल हैं। इन्होंने वो रेलवेज़ वहाँ पे जाना, यानी कि कोहाट की, मर्दान वगैरह की ये जो स्टेशन थे ये बंद कर दिए और जो दूसरा ट्रैक था यानी कि जो मेन ट्रैक है पाकिस्तान का वो लाहौर से कराची वाला कहलाता है। ये जो ट्रैक है इसकी रिपेयरिंग तो होती रहती है लेकिन अपग्रेशन आज तक नहीं है। अपग्रेशन से मुराद ये है कि पहले जो थी वो ट्रेन जो थी वो 60 और 70 की स्पीड पे चलती थी, अब 120 और 140 की स्पीड पे चलती है। और ये जिस जगह पे हादसा हुआ है इस जगह के ऊपर ट्रेन अभी भी 20 से 40 की स्पीड से ज़्यादा चल ही नहीं सकती। तो इससे अंदाज़ा लगाएं। फिर रेलवे का एक नाक़िस निज़ाम। फिर सबसे मेन जो बात मैं आपको बताऊं कि रेलवे ने अगर तरक्की की तो वो जो दौर था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था जिसके अंदर रेलवे ने बेइंतहा तरक्की की। लेकिन होता क्या है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिस टाइम शहीद होती हैं तो पंजाब के बाद सिंध के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन थे इनको आग लगा दी जाती है, इनको तोड़ दिया जाता है, इनके अंदर बहुत अरबों रुपए का नुकसान कर दिया जाता है जो आज तक, उसके बाद 10 साल 5 साल यानी पीपल्स पार्टी हुकूमत करके गई, 5 साल नून लीग हुकूमत करके गई और 3 साल PTI का भी हो गया, लेकिन वो उठाया नहीं जा सका, वो ठीक नहीं किया जा सकता। ये लोग फ़ौज के बारे में तो बातें करते हैं कि फ़ौज जो है वो हमारा इतना बजट खा जाती है और ये कर जाती है। फ़ौज को 800 अरब डॉलर का नुकसान हुआ वार अगेंस्ट टेररिज्म के अंदर, लेकिन फ़ौज आज भी अपने पैरों पे खड़ी है। जो उनके तैयारे कामरा के अंदर अवाक्स तैयारे तबाह किए गए थे वो उन्होंने दोबारा बना लिया, उसी तैयारे को दोबारा बना लिया। इसी तरीके से जो भी मुसल्लह अफवाज के एसेट्स जो थे वो दहशत गर्दी की नज़र हुए थे वो उन्होंने दोबारा किसी न किसी ज़राए से वो कर लिए, हासिल कर लिए। लेकिन जो हमारे काबिल तरीन रेलवे के वज़रा थे वो उस चीज़ को आज तक ठीक नहीं कर सके जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के अंदर नुकसान हुआ था और जो रेलवे स्टेशन नज़र आतिश कर दिए गए थे और जो सिग्नल सिस्टम तबाह कर दिया गया था वो आज तक ठीक ना हो सके। व्यूअर्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह कल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। तो जाने से पहले आपसे वही जो मैं 3 जुमले कहता हूँ, एक तो ये अफ़गानियों को अब हमारे मुल्क से चला जाना चाहिए, एक ये ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट से ख़त्म हो जानी चाहिए। तीसरा, ये जो भगोड़ा गया हुआ है दवाई लेने के लिए गया था, बल्कि मैं तो फेसबुक के ऊपर एक इश्तिहार भी देख रहा था, उसके अंदर लिखा था ये बच्चा जो था दवाई लेने घर से आज 2.5 साल हो गए, 3 लापता है। तो किसी को इल्म हो तो इल्म हमें है, लंदन में है, तो उसको चाहिए कि वो वापस आ जाए। तो और नून लीग वालों का काम है कि उसको वापस लाएं।
اور سب سے آخر کے اندر یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور معزز عدلیہ کو اس کے اوپر وہ لینا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے بچا، نہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان بنا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔